तो यार आपकी एक रील थी रील वर्सेस रियलिटी वाली, जो आपकी काफ़ी वायरल गई थी, 82 मिलियन गई है, तो उसके पीछे क्या प्रोसेस रहा था वो बता सकते हैं? लेडी जो आगे जो बैठी हुई थी वो बहुत ज्यादा थक गई, तो वो वहीं पे बैठ गई। और जैसे ही वो मंदिर का गेट खुला, पीछे से प्रेशर से यूथ का जितना था वो सारा का सारा उसके पीछे आया और वो उनके ऊपर सारा को चलते हुए वहां से निकल गए। वहां हम सारे दोस्तों ने मिलकर के बहुत सारी लोग उसमें से जान बचाई। तो दोस्तों स्वागत है आपका द रियल गप के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट, ऐसे क्रिएटर जो मथुरा वृंदावन की गलियों की वाइब्स को अपने कैमरे से पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं, जिनका नाम है तनुज चौधरी। तो चलिए मिलवाते हैं उनसे आपको। तो तनुज भाई कैसे हो? राधे राधे भाई। राधे राधे, कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप बताइए। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं एकदम बढ़िया। हम भी बढ़िया। तो यार मतलब आपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कब से स्टार्ट करी है? मैंने भाई अराउंड 2023 से स्टार्ट किया था ये। और पहले छोटा सा फ़ोन था पास में, और नॉर्मल फ़ोन था, एंड्रॉयड अपना जैसा होता है। आजकल के लोग बहुत ज़्यादा बहाने होते हैं उनके पास में कि आईफोन नहीं होगा जब तक कंटेंट नहीं बनाएंगे। बस एक छोटे से अपने एंड्रॉयड फ़ोन से स्टार्ट किया था, छोटी मोटी रील्स बनाना स्टार्ट किया, एक दो वीडियोस, तो बस वहीं से स्टार्ट हुई सारी चीज़ें। तो इससे पहले आप क्या करते थे? मैं पहले केमिस्ट्री टीचर था, प्लस फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी की थी। तो उसमें मैंने बहुत ट्राई किया, अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करी। बट वही होता है ना कि भगवान को जहाँ पे लिखना होती हैं सारी चीज़ें, वहीं पे सारी चीज़ें होती हैं। तो बस एक मोड भगवान ने दे दिया कि जाओ अपना कंटेंट क्रिएशन करो। तो आइडिया कहाँ से आया था आपको यार कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं? क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि रील्स बना लो, लेकिन आपने चुना कि मथुरा को दिखाना है, मेरे को मथुरा वृंदावन की चीज़ों को दिखाना है पब्लिक को। तो ये आइडिया कहाँ से आया था? कौन इंस्पिरेशन है? एक्चुअली बस बात ये थी कि जिस टाइम पे मैं अपनी स्टडी कर रहा था, तो ये होता है ना कि आप किसी भी चीज़ को एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते अगर आपका बहुत ज़्यादा मन नहीं है उसमें, ठीक है। तो एक एवरेज स्टूडेंट था, बहुत ज़्यादा अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगा अपने आप को, पर एक एवरेज स्टूडेंट था। बट उसमें साथ में ये था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि मैं जिससे फ्रस्ट्रेट हो गया था। हर बार एग्ज़ाम को 1-2 मार्क्स से रह जाना, तो वो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती चली गई। अच्छा। तो फिर मैंने, और इवन एक टाइम पे आकर के मैंने सुसाइड का भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरे दिमाग में ना उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती थी कि मेरे को प्लान बी नहीं समझ में आता था कि अगर इन केस मैं ये नहीं कर पाया तो करूँगा क्या लाइफ में। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं नॉर्मल चीज़ों के लिए तो नहीं बना हुआ हूँ, कुछ अच्छा मुझे करना है, पर ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं करूँ क्या। तो उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा जा करके फिर घर वालों ने बोला, दोस्तों ने बोला कि थोड़ा सा मंदिर जाना स्टार्ट कर। तो मंदिर जाना स्टार्ट किया रात को, सुबह एक कभी कभी जब मन थोड़ा सा उदास लगता था तो मंदिर चला जाता था। वहाँ पे जाकर के जब बैठा था तो एक मेडिटेशन टाइप की होने स्टार्ट हो गई दिमाग में, एकदम भगवान में ध्यान लगना स्टार्ट हो गया। थोड़ी पीस मिलने लग गई बहुत ज़्यादा अंदर से कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। तो वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई और फिर वहाँ पे जाता था तो मन करता था यार इतना सुंदर मोमेंट्स मेरे सामने हैं, इनको कैप्चर किया जाए। भगवान के अंदर इतनी सुंदर छवि मेरे सामने, तो इनको अपने फ़ोन में जैसा भी है उसको कैप्चर करने की एक वो हुई। तो तब से मैंने धीरे धीरे करके रील्स बनाना स्टार्ट किया। अच्छा, तो यार आप बता रहे आप केमिस्ट्री टीचर थे, तो आप तो कह रहे हो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो टीचर नहीं, एक एवरेज स्टूडेंट था मैं शुरू से ही, मैं आपको बताता हूँ। बस बात ये थी कि मैंने आफ्टर 10th मैंने ये कोशिश की कि मैं अपने घर वालों पे डिपेंड ना हूँ। जिससे कि ये होता है ना आजकल के बच्चे 25-26 साल के हो गए, 27 साल के हो गए, आज भी वो घर वालों पे, फैमिली पे डिपेंडेंट है। तो मैंने शुरू से ये सोचा कि यार फैमिली पे डिपेंड नहीं होना, मुझे खुद के पैरों पे करना है। तो साथ में जो भी स्टूडेंट्स होते थे, साथ में दोस्त होते थे, उन्हीं को पढ़ाना स्टार्ट कर देता था। अच्छा, दोस्तों में? हाँ, दोस्तों में ही। भले ही उनसे मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, बस उनका ये है कि मेरा रिवीजन हो जा रहा है। हाँ, रिवीजन हो जाता, मेरा रिवीजन अच्छे से हो जाता, तो वो मेरी स्टडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता था। तो मैंने इससे थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ाना स्टार्ट किया और फिर उनको अच्छा लगने लग गया। तो फिर वहाँ से मेरी थोड़ी सी टीचिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई। तो मुझे ये पता था कि मैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन अच्छे से कर सकता हूँ। तो मैंने वहाँ से थोड़ी सी अपनी जर्नी स्टार्ट की और वहाँ से थोड़ा बहुत पैसा कमाना स्टार्ट किया, जिससे कि मेरे खर्चे निकल पाए, मेरी स्टडी का पैसा निकल पाए। तो उससे थोड़े से घर वाले भी खुश थे कि डिपेंडेंट नहीं है हमारे ऊपर, सारी चीज़ें खुद से कर लेता है। तो यार आपके लिए जैसे मथुरा में आपने स्टार्ट करा ये वाला कंटेंट क्रिएशन, जो आपने 2023 में स्टार्ट करा होगा, काफ़ी कम लोग होंगे उस समय इस लाइन में। हाँ, उस टाइम पे बहुत सारे कम लोग तो नहीं, मैं बोलूँगा बहुत सारे लोग भी थे उस टाइम पे। अच्छा। पर किसी के अंदर मुझे ना ऐसा नहीं लगता था
कि मतलब एक जो भूख होती है ना, एक जो आग होती है करने की, कुछ भी करने की, कि आगे मुझे कुछ इसमें इम्पैक्टफुल करना है, कुछ एक नई एक लेकर के आनी है चीज जिससे कि लोग मुझसे सीख पाए या मैं लोगों के लिए एक मिसाल बन पाऊं, उस टाइप की किसी के अंदर आग या भूख नहीं लगती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा इन लोगों से, और वो स्टार्टिंग से मेरे अंदर रह के कुछ हटके करना है, कुछ हटके करना है। तो कितना चैलेंजिंग रहता है यार स्टार्टिंग में? चैलेंजिंग स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा था, मतलब लाइक मेरे को वीडियो एडिटिंग का भी नहीं आता था, सारी चीज़ें मुझे पता ही नहीं थी कि क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे कि पीछे एक बैक कैमरा मेरा भाई बैठा हुआ है, ये और मैं रात को बैठे बैठे, हम लोगों का एक ही टास्क होता था, हमने एक टास्क ले लिया था उस टाइम पे कि हम 30 दिन तक डेली 30 रील्स आएंगी। अच्छा, ये हमने अपने बायो में लिख दिया था कि डेली 30 रील्स आएंगी। जब आप कोई कमिटमेंट कर देते हो ना किसी के सामने कि मेरी 30 रील्स डेली आएंगी, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो मेरे भाई साथ में लेटा हुआ, साथ में वो वीडियो एडिट करवा रहा है, नई चीज़ें सीख रहे हैं, कुछ भी उसमें उंगली करके देख रहे हैं कि कुछ तो हुआ, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ। ऐसे हमने वीडियो एडिटिंग सीखी। वो धीरे धीरे करके सुबह हमको 8 बजे वीडियो रील डालनी है डेली। सुबह 8 बजे रील? एग्जैक्टली, सुबह 8 बजे रील डालनी है। तो अभी भी आपका यही है, सुबह 8 बजे डालते हैं? नहीं, उस टाइम पे हमने 30 रील्स का किया था, क्योंकि मैं थोड़ा अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाना चाहता था, इसलिए किया था। अभी मेरा ये है कि अभी जब तक मुझे कुछ ऐसा नहीं मिल जाता कंटेंट जो डालने लायक है, तब तक मैं अपने पेज पे नहीं डालता। मतलब मेरा मोटो ये नहीं है कि कुछ भी डाल दो पेज पे, मेरा मोटो ये रहता है हमेशा कि कुछ अच्छा डालो जो इम्पैक्टफुल हो। तो स्टार्टिंग में आपके भाई ने आपको सपोर्ट करा था इन सब चीज़ों में काफ़ी? बहुत ज़्यादा। अभी भी आपके साथ ही है? सेम वो अभी तक मेरे लास्ट तक मोमेंट तक वो मेरे साथ है। तो यार आप जैसे कि पेड प्रमोशंस जो आते होंगे आपके पास, एंड कंटेंट जो होता है भक्ति वाला कंटेंट होता है, उसको आप बैलेंस कैसे करते हो आपस में? एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग से ये देखा था कि जो भी मथुरा वृंदावन में जो कंटेंट क्रिएटर्स थे, वो मेनली फोकस कर रहे थे टेम्पल्स पे, और अपना उस टाइप की जो हमारे इवेंट्स वगैरह होते हैं अपने मथुरा वृंदावन के अंदर, उन पे ही मेनली फोकस कर रहे थे, क्योंकि वो चीज़ें अच्छी खासी वायरल होती हैं। ठीक है। पर उससे ना उनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी नहीं निकल के आ रही थी कि वो बंदा उसमें क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। ठीक है, वो चीज़ एक एडिशनल मेरे को कहीं दिख नहीं रहा था। लाइक अपनी फेस वैल्यू नहीं है किसी की। एग्जैक्टली, फेस वैल्यू नहीं है। अगर आपने कंटेंट क्रिएशन के अंदर अपनी फेस वैल्यू नहीं बनाई, तो आपको कोई जानता ही नहीं है। जानता ही नहीं है। और आपको कोई जानता नहीं है, तो आप उसके बेनिफिट या फिर उसका जो मतलब मेन जो मोटो है कंटेंट क्रिएशन का, वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। जब तक जैसे हम फूड ब्लॉगिंग करते हैं, फूड ब्लॉगिंग में ये होता है कि अगर मैं आपको केवल आपके सामने खाना रख दूं, तो आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाओगे। जब तक मैं आपको खाना खा के टेस्ट करके नहीं बताऊंगा ना कि भाई मजा आ गया इस खाने में, तब तक आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाओगे। तो मेन यही था कि फेस वैल्यू वही चीज़ ऐड करती है कि आपकी फेस वैल्यू बनाती है पूरे मार्केट के अंदर, और आपको बताती है कि ये बंदा इस टाइप का काम करता है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने कंटेंट क्रिएशन में अपनी फेस वैल्यू नहीं निकाल करके लेके आ रहे हो, तो वो बेकार है। तो इसका आपको कहाँ कहाँ बेनिफिट हुआ था लाइक फेस वैल्यू के? क्योंकि लोग चाहते हैं ना कि मेरे को ऐसा इन्फ्लुएंसर चाहिए जिसकी फेस वैल्यू हो, वो उसी को काम देना चाहते हैं अपना। Exactly. तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ आपके संग में अभी तक? नहीं, ऐसा लाइक मेनली क्या होता है कि जब भी कोई भी इस टाइप का कुछ भी इवेंट वगैरह होता है, तो बेसिकली हमको हमारे पेज से पहले हमारे फेस से लोग जानते हैं। वही एग्जैक्टली, जब मेरे फेस को देख करके लोगों को याद आता है कि प्रमोशनल वाला बंदा है, इसका नाम है गाय फ्रॉम मथुरा, तो वो चीज़ निकल के आती है। तो वो चीज़ मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े पेजेस देखे हैं जिनके पेजेस बहुत बड़े बड़े हैं, वो सामने खड़े हो जाएं तो उनको कोई पहचानता नहीं है। अच्छा। तो ये चीज़ मैंने बहुत देखी थी, वो चीज़ मैंने नोटिस करी थी। तो मुझे ये था कि मेरे को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है इनसे, जिनसे कि आगे आने वाले टाइम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आएंगे, मुझे पता था। पर अगर फेस वैल्यू मैं अभी से बना करके चलूंगा, जैसे कुछ मैं एग्जांपल दूं, जैसे पुराने टाइम पे नटखट आती थी, पार्ले जी बिस्किट आता था, वो आज भी ओजी हैं अपनी फील्ड में, हाँ, है ना। तो वो उन्होंने अपनी फेस वैल्यू बना रखी है। तो वो चीज़ मेरे को मेन लेकर के आनी थी। तो यार मथुरा वृंदावन में आपकी फेवरेट प्लेस आपकी कौन सी है? लाइक कोई मंदिर ऐसा जहाँ पे आपको जाके पीस मिलता हो एकदम, की ये सारे मंदिरों में सेम है? नहीं यार, देखो मैं तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली और बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रेटफुल मानता हूँ कि लाइक मैं मथुरा वृंदावन में पैदा हुआ, है ना। लाइक और मेरी भी ऐसा नहीं है कि मेरे थॉट प्रोसेस यही थे स्टार्टिंग से। मेरे थॉट्स ये थे कि यार कहीं बड़ी सी सिटी में पैदा होते, कोई दिल्ली मुंबई में होते, थोड़े कूल लगते, ये होता वो होता। पर बाद में धीरे धीरे करके जब अधूरा ज्ञान रहता है ना, तो उससे हम लोग बहुत ज़्यादा, हमें पता नहीं चलता इसकी वैल्यू क्या है। बाद में पता चला कि यार हम लोग मथुरा वृंदावन में रहते हैं, जिसको लोग यहाँ पे आने के लिए तरसते हैं। जो दूर दूर रहते हैं वो लोग आ ही नहीं पाते। एग्जैक्टली वही। हम भी सही हैं, फिर भी आगरा में रहते हैं। कितना दूर है? 1 घंटे का रास्ता है। वही आप मानोगे नहीं, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। लाइक मैं इधर अभी साउथ साइड जा रहा था, तो ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते ना, तो मेरे सामने एक सीनियर सिटीजन बैठे हुए थे, कपल थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैंने भी उनसे पूछा, उन्होंने भी मेरे से पूछा। तो जब मैंने उनको बताया कि मैं मथुरा वृंदावन से हूँ, तो आप मानोगे नहीं, उनकी एज अराउंड 60 ईयर्स होगी, और उन दोनों ने मेरे पैर छुए।
पैर छुए मतलब क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि ब्रजवासी जो होते हैं, अच्छा, उनके पैरों में ब्रज की माटी और जो धूल होती है ना वो होती है, तो वो उनको उसको छूना चाहते थे एक बार। मतलब लोग इतना तरसते हैं। इतना तरसते हैं। उस टाइम पे मेरे खुद के आंसू आ गए, तब मुझे पता चला कि हमारे मथुरा वृंदावन की वैल्यू क्या है, लोगों के मन में कितनी प्रति आस्था है इस चीज को लेकर के। तो भाई बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मथुरा वृंदावन में पैदा हुआ, और बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ सच में इस चीज के लिए। तो यार मथुरा वृंदावन का कहता अदर कंट्री फेल है। बिल्कुल बिल्कुल सच में, मतलब वृंदावन नाम आप सुनते ही आपको पीस मिल जाएगी। हर एक मंदिर में इस टाइम पे मथुरा वृंदावन में जितनी शांति, मतलब अगर आप वहां पे दर्शन करने जा रहे हो, आपके मन में आस्था है। कुछ मंदिर तो मैंने ऐसे देखे, अभी मैं जाता हूँ वहां पे भी, जहां मतलब हर एक इंसान अपने आप में डूबा हुआ है। कोई साइड में खड़े हुए रो रहा है, कोई कहीं रो रहा है, कोई कहीं बैठे हुए कुछ सोच रहा है। तो उनको देख करके लगता है कि वाकई में इनके अंदर भगवान बसे हुए मे हैं। भी ये बाकी बैरी में ज्यादा होता है। मेनली बांके बिहारी जी में होता है, लोग उनको देख करके रो जाते हैं। राधा रमन जी में स्पेशली आप कभी भी जाना, अच्छा, राधा रमन जी में उनको देख करके छवि इतनी सुंदर है, और आपके आंसू निकल ही जाएंगे। मन इतना भारी हो जाता है कि उनको देख करके ऐसा लगता है कि बस रो दो, जितना सारी तकलीफ थी सारी यहीं पे बता दो। और वो चीज फील होती है वहां पे। राधा वल्लभ जी के मंदिर सेम भाई सेम। मतलब आपको देख करके ही उनको इतना सुंदर लगेगा कि ऐसा लगेगा मन सारा शांत हो गया। जो मेन पीस होती है ना वो वहीं में आपको देखने यार। को लेकिन ना ये वाली चीज आज का जो यूथ है ना, जो हमारी एज के लोग है, वो ये वाली चीज नहीं समझते। वो लोग क्या है ना, वहाँ पे जाएंगे, प्रेम मंदिर में जाते हैं लोग, दर्शन करते हैं, ठीक है, बट वो फोटोज का ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है उनके अंदर। आप यार हमें फोटो करवानी है पहले। आप ये देखो ना, जो रियल मंदिर्स हैं, जो सारी चीजें हैं, जो सुंदर सुंदर हैं, जो एक पिकनिक स्पॉट बन गए वो, हाँ वही है ना। क्योंकि उनसे मेन उनको डोनेशन आ रहा है, चढ़ावा आ रहा है। आप अभी इस टाइम पे जाकर के देखेंगे, आपको प्रेम मंदिर के आगे सबसे ज्यादा भीड़ मिलेगी। पूरा रोड ब्लॉक रहता पूरा रोड ब्लॉक रहता है, उसमें लोकल्स नहीं है। लोकल्स हम लोग जा ही नहीं पाते। मेरे को नहीं पता मैं लास्ट टाइम प्रेम मंदिर कब गया था, है। अच्छा, पर वहां के जो बाहर से जो भी लोग आते हैं वो सबसे पहले प्रेम मंदिर जाते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा आउटर ब्यूटी चाहिए होती है। आउटर ब्यूटी लाइक लाइटिंग वगैरह वहाँ पे काफी लाइटिंग अच्छी चाहिए होती है ना, रात में। रील्स बनानी होती है अपनी सारी रील्स। प्रेम मंदिर की आप इस टाइम पे कुछ भी रील डाल दीजिए, वायरल हो जाएगी। प्रेम मंदिर इतना ज्यादा पॉपुलर है, बाहर के लोगों को मेनली प्रेम मंदिर पता है। अब तो धीरे धीरे करके और भी मंदिर बनते जा रहे हैं जो पिकनिक स्पॉट्स है। अच्छा, एक प्रेम मंदिर की तरह वो भी तो कीर्ति मंदिर बरसाना में, हाँ वो शायद मेरे ख्याल से उन्हीं एक ही उनका है, ट्रस्ट वगैरह जो होते हैं। हाँ, वो भी है, वहाँ पे भी है काफी सारे। तो वहाँ पे भी काफी अच्छी रील्स बनती हैं, लोग वहाँ की भी डालते हैं। तो मेन वही है थोड़ा सा। मतलब पर्सनली आपको कौन सा मंदिर जो जहाँ पे पीस मिलता हूँ? अच्छा, बेसिकली मैंने जब स्टार्ट किया था तो अभी वृंदावन में, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को देखो, सब जगह भगवान सेम है, मेरे को ऐसा लगता है। पर आपको जहाँ इनर पीस मिलती है, तो मैं उसके लिए मेनली इस्कॉन जाता हूँ। मेरे को इस्कॉन हो गया, बांके बिहारी जी हो गए, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, सब जगह मतलब शांति में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे किस टाइप से पीस मिलती है। आप कहीं भी शांति से चुपचाप जाके कोने में बैठ जाओ और बस राधा नाम को सुनो और फील करो उस वाइब को, तो आपको वहां पे भी पीस मिल जाएगी। बस ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाओ, हाँ, है ना। वहाँ पे मतलब ध्यान नहीं दे पाएंगे उन चीजों पे। एग्जैक्टली वही। कुछ इलाके अभी ऐसे हैं, कुछ मंदिर ऐसे बन गए हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा रश हो गया है सारी चीजों मैंने को सुना लेकर। कि बाकी बारी में कॉरिडोर बनने वाला है, वो बात सही है क्या? हाँ, कॉरिडोर बनने वाला है, बट वो थोड़े टाइम के बाद बनेगा। अभी थोड़ा सा उस पर अभी रोक लग गई है। अभी कुछ टाइम के बाद में फिर से सारी चीजें स्टार्ट होंगी। तो यार आपकी एक रील थी, रील वर्सेस रियलिटी वाली, जो आपकी काफी वायरल गई थी, 82 मिलियन गई है, तो उसके पीछे क्या प्रोसेस रहा था, वो बता सकते हैं? उसके पीछे भाई ये प्रोसेस था कि मतलब लाइक मैं उस टाइम पे बरसाना में था, होली देखने गया था। और उस टाइम पे मैंने ये सोचा था कि मैं इस बार अपने ब्रज में रह गई, ब्रजवासी एज अ ब्रजवासी, मैं सारी जितनी भी होली होती है ब्रज में वो सारी कवर करने की कोशिश करूंगा, सारी इंजॉय करने की, सारी देखूंगा खुद से पर्सनली कि वहाँ पे क्या होता है, किस टाइप से सेलिब्रेट होती हैं। तो जब मैं बरसाना गया था, तो बरसाना में ये बात है लड्डू मार होली की। अच्छा, तो लड्डू मार होली में हम लोग बाहर ही खड़े हुए थे। तो इंसिडेंट ऐसे हुआ था कि जो बाहर से जो कुछ यात्री आए हुए थे, स्पेशली लेडीज जो थी, वो मंदिर का जो गेट है उसके पास आकर के बैठ गई, और जितना भी यूथ क्राउड था वो उनके पीछे था। तो वो यूथ क्राउड जो था वो बढ़ता चला गया अराउंड 3-4 बजे के बाद। 4 बजे जब मंदिर खुलता है तब बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और उन लोग, वो जब लेडी जो आगे जो बैठी हुई थी वो बहुत ज्यादा थक गई, तो वो वहीं पे बैठ गई। और जैसे ही वो मंदिर का गेट खुला, पीछे से प्रेशर से यूथ का जितना था वो सारा का सारा उसके पीछे आया, और मैं वहीं साइड में खड़ा हुआ था, और वो उनके ऊपर सारा कुचलते हुए वहां से निकल गए। तो वो मोमेंट मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे इनको कैप्चर करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे उनकी
आप रील में वो चीज शायद मूवमेंट्स को नहीं फील कर पाओ, नहीं दिख पाएंगे। बट मैं एक्चुअली जब सामने वो चीज फील कर रहा था ना, तो मुझे दिख रहा था कि किसी के कपड़े फट रहे हैं, किसी माँ बहन के कपड़े फट रहे हैं, किसी के कोई बच्चे साइड में बैठे हुए रो रहे हैं। तो मुझे ये भी दिखाना था उस वीडियो के थ्रू कि आप अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पे छोड़ करके आइए इस टाइम पे। वो पूरा इतना ज्यादा इमोशनल मोमेंट हो गया था कि मेरे लिए वो देखना बहुत ज्यादा वो हो गया था। तो इवन और ऊपर से कंटिन्यूअसली लड्डू फेंके जा रहे थे, जबकि लड्डू कभी फेंके जाते हैं तो और ज्यादा भीड़ होती है, और ज्यादा लोग एक्साइटेड होते हैं। उस टाइम पे उनको ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, तो वो उन्होंने फेंका और सारी चीजें नीचे, बहुत ज्यादा क्राउड बढ़ता चला गया। तो बहुत सारे लोग जो परदेसी आए हुए थे वो उसमें दब गए, क्राउड भी एकदम भागता है एग्जैक्टली वही। वहां हम सारे दोस्तों ने मिलकर के बहुत सारे लोग उसमें से जान बचाई, उसमें से बहुत सारे लोगों को निकाला। हमारे लिए उस टाइम पे कंटेंट क्रिएशन एकदम साइड में था, बस ये था कि मेन कैसे भी करके ये लोग यहाँ से निकले और बच पाए। हम लोगों ने अपने जितने कपड़े थे सारे, उन लोगों को जिन भी माता बहनों की जितने की वो सारे कपड़े फटे, वो सबको अपने कपड़े दिए जिससे कि वो लोग अपना सेफली पहुंच पाए। बहुत ज्यादा उसमें वो सब चीजें हुई और देख करके खुशी हुई कि उसकी अगली साल वहां पे बहुत अच्छी सुविधाएं हुई उस रील को देख करके। एग्जैक्टली हुई। तो वो चीज देख करके दिल को बड़ी शांति हुई कि अब इस साल भीड़ भी थोड़ी कम है और लोग बैरिकेटिंग से आराम से अपना प्रॉपरली सुविधा के तरीके से जा सकते हैं। इसमें ना लोगों को भी समझना होगा ना कि ऐसे भागा दौड़ी नहीं करनी है। सबका दर्शन के लिए सबके नंबर आएंगे, लेकिन सब लोग क्राउड भागता है एकदम से भाई। और ये भी मैं सजेशन देना चाहूंगा कि ऐसी जगह पर थोड़ा सा, अगर आप ज्यादा आपकी एज है, सीनियर सिटीजन हैं, या फिर मतलब आपको कोई भी बीमारी है फिजिकली, तो ना जाए। हाँ, वह तो बिल्कुल ना जाएं। और स्पेशली छोटे बच्चों को लेकर के तो बिल्कुल भी ना जाएं। तो यार जैसे भीड़ की बात करी जाए तो भीड़ भी यार रील्स वगैरह देख के आती है। आप लोग उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये मतलब इतनी प्यारी जगह है, यहाँ पे आओ विजिट करो, तो वहाँ भीड़ तो वहीं से देख के बढ़ती है। तो मैं यार इस चीज में ना यही बोलना चाहूंगा कि लाइक जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो मेन उस जगह को, उसी वाइब को एग्जैक्टली भी प्रेजेंट करें जैसा वहां पे एग्जैक्ट हुआ था, है ना, जिससे कि क्या हो, एक्चुअल साइड भी लोगों को दिखनी चाहिए कि एक्चुअल में ये हो रहा है वहां पे। मतलब अच्छी साइड दिख रही है तो उसके में रियलिटी भी दिखनी चाहिए उसके अगर आप मतलब लाइक आपने कोई शूट किया है तो उसमें से आप अच्छे अच्छे पार्ट्स निकाल करके अगर लोगों को तक प्रेजेंट कर दोगे तो उसके पीछे की सच्चाई लोगों तक नहीं दिखेगी। यही मेरा मेन मोटो था कि लोगों को ये पता चले रील वर्सेस रियलिटी, जिससे कि लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि वहां एक्चुअल में ये भी हुआ था। तो वो साइड मैंने दिखाने की कोशिश करी और ठाकुर जी की कृपा से वो चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर उससे ज़्यादा कनेक्ट हुए, उससे लोग अवेयर भी हुए एग्जैक्टली इस साल खासकर। एग्जैक्टली भाई। तो यार होली और जन्माष्टमी का मेन त्योहार है, अगर देखा जाए तो मेन फेस्टिवल है होली एंड जन्माष्टमी। तो उस समय तो बहुत क्राउड होता होगा मथुरा वृंदावन में। बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, मतलब लाइक। और स्पेशली ना कुछ लोग यहीं के भी हैं, लोकल्स भी ऐसे करते हैं लोकल्स को, जबकि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आपके घर पे मेहमान अगर आ रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ी सी उनका ध्यान रखना चाहिए सारी चीज़ों को लेकर के कि भाई वो चीज़ें ज़्यादा ना हो। पर यहाँ के लोकल्स भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं और बहुत सारे होते हैं, कुछ अच्छी साइड अच्छे लोग भी होते हैं तो कुछ उस टाइप के लोग भी होते हैं जो कि ऊधम कर रहे हैं वहाँ पे जाकर लठमार होली में ये सब चीज़ ज़्यादा होती है। हाँ, उस टाइम पे बरसाना में तो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, कोई जैसे ये तो पूछना, कोई हिडन प्लेसेस वगैरह है मथुरा में आप लोग रिकमेंड करना चाहें? हिडन प्लेसेस वगैरह देखो भाई, जैसे मतलब एक पीस के लिए बोलते हैं तो मुझे थोड़े टाइम बाद पहले ही पता चला था। तो एक ये जो आप टैंक चौराहे की तरफ जाते हैं मथुरा में, तो वहाँ पे एक टर्मिनल नाम की एक जगह है, टर्मिनल बोलते हैं, यमुना टर्मिनल करके। तो वहाँ पे पता है वो चीज़ थोड़ी सी अच्छी वाइब मुझे इसलिए लगती है क्योंकि वो जो रोड है पूरा का पूरा, वहाँ पे ना पूरा ग्रीनरी है, पूरा आप चलते जाएंगे तो पूरा बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। और वहाँ पे जब एंड पे आप मूवमेंट पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक यमुना का किनारा है छोटा सा, और शांति से वहाँ पे लोग आकर के आज भी बैठते हैं आराम से, और वहाँ पे बोटिंग भी करते हैं काफ़ी सारे लोग। तो वो बड़ा सुंदर लगता है मुझे कि आप अपना शांति के लिए थोड़ा सा आपको एक अच्छा वाइब मिल जाती है और ग्रीनरी यहाँ पे होती है, वहाँ पे थोड़ा सा पीस तो मिलती है अपनी। तो वो चीज़ मेरे को वो जगह बहुत अच्छी लगती है। अच्छा यार, जैसे वृंदावन में अब आजकल क्या अभी के टाइम में तो प्रियंका महाराज जी जो काफ़ी, उनकी एनर्जी इतनी, वाइब इतनी अच्छी है कि लोग उनके दर्शन करने जा रहे हैं। तो आपको कैसी लगती है उनकी एनर्जी यार? आपके हिसाब से क्या आपका फर्स्ट टाइम जब उस टाइम पे जब मैं इन सब से देख रहा था कि उस टाइम पे बहुत सारे केसेस भी हुए थे, जब मेरा थोड़ा सा विश्वास होना स्टार्ट हुआ उस टाइम पे बहुत सारे केसेस भी हुए थे। कुछ महाराज ऐसे थे जिन्होंने कुछ पाखंडी निकले थे, कुछ पाखंडी निकले जिन्होंने सही नहीं किया। वहीं एक बार ये था कि मैं रात में ऐसे ही दोस्तों का प्लान किया कि चलो भाई प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने चलते हैं, तो रात में दर्शन करने चले गए। आप मानोगे नहीं, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था कि प्रेमानंद महाराज जी जैसे ही निकल के आए रोड पे और दर्शन किए मैंने उनके, मेरे गूज़बम्स आ गए एकदम से। मतलब वो पॉजिटिव एनर्जी है
आप मानोगे नहीं, उनके साइड में लोग हेलोजन्स वगैरह लेकर के चलते हैं, उनके जो भक्त होते हैं, कैमरामैन। मुझे नहीं लगता कि उनको किसी भी हेलोजन की जरूरत है, क्योंकि उनके खुद के फेस पे इतना ज्यादा तेज है और इतना ज्यादा पीस आपको लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि सारे स्किन केयर फेल है उनके आगे। इतना सुंदर लगते हैं वो देखने में, और इतनी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं वो बहुत ज्यादा, और वो केवल और केवल भक्ति से आ सकती हैं। एक मेन डिवोटी ही ऐसा होता है जिसके अंदर वो वाइब्स और वो जो चमक होती है वो निकल के आती है। आजकल तो विराट कोहली वगैरह भी काफी आ रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल सब आ रहे हैं, क्योंकि मेन मोटो यही है कि देखो, सबको, जो भी इंसान भक्ति में से जुड़ गया, जो जितने भी सेलिब्रिटी वगैरह हैं, मेनली तो इन लोगों ने फेमस कर दिया सारी चीजों को, पर जो भी जितने भी सेलिब्रिटी है ना, वो भी धीरे धीरे करके समझ में उनको आ रहा है कि सही मार्ग तो यही है। सही मार्ग तो यही है। अगर इनके दर्शन नहीं किए तो वो सारी चीजें व्यर्थ हैं आपकी, और उससे उनको बदलाव भी मिल रहा है। आप देखो हाँ, कितने सारे मैचेस में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा। हाँ, और वो मेन वही है कि भाई आप भक्ति को जितना ज्यादा अपनी चीजों के साथ में लेकर के कनेक्ट करके चलोगे तो वो आपको उतना ज्यादा अच्छा इंपैक्ट देंगी। तो प्रेमानंद महाराज जी, अगर जैसे किसी को मिलना हो तो उसकी टाइमिंग्स क्या रहती हैं? मेनली जो बातचीत उनकी जो होती है, जो कक्ष में जो बातचीत करते हैं या जो भी उनके प्रवचन होते हैं, वो उसका तो एक अलग टाइम है। उसके लिए तो आपको पर्ची वगैरह बनवानी पड़ती है। प्रोसेस क्या होता है, बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को? हाँ, उसका मतलब लाइक थोड़े, अभी तो वो बंद है क्योंकि अभी तो महाराज जी की थोड़ी सी अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। अभी थोड़े टाइम पहले ही उनको डायलिसिस है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उनको स्वेलिंग वगैरह हो जाती है कभी कभी, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। पर बाकी तो उनके जो टाइमिंग्स है, अगर वो निकलते हैं अपने जो वहाँ से कॉलोनी से जो निकलते हैं, तो उसका टाइमिंग है अराउंड 2:30। हाँ, और उसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगा ऑडियंस को कि अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो आप कोशिश करो कि 2 बजे तक जा करके वहाँ पे अपना जगह ले लो, खड़े होने के लिए जगह, मतलब पहले वहाँ। उससे क्या होगा कि आप प्रॉपर दर्शन कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम पे भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि आपको उनके पीछे भी नहीं जाने देंगे वो लोग, और आपके दर्शन भी रह जाएंगे। तो आप कोशिश करो कि 2 बजे तक वहाँ पे पहुंच जाओ और आराम से उनके दर्शन कर लो। अराउंड वो 2:40 आ जाते हैं। फिर कब तक, मतलब कहाँ तक जाते हैं? वो पूरा रूट क्या रहता है उनका? हाँ, पूरा वो वहां से प्रेम मंदिर के पास एक मार्ग है, जो परिक्रमा मार्ग है, वहां से निकल के इस्कॉन के साइड से, पूरा इस्कॉन मार्ग से होकर के, पूरा पीछे से परिक्रमा मार्ग से होकर के निकल के अपनी कुटीर तक जाते हैं। मथुरा बेसिकली फेमस है पेड़ों के लिए, तो वहाँ पे आपका फेवरेट फूड कौन सा है मथुरा का? मेन तो यार देखो, हम लोग ब्रजवासी हैं, तो हमें तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले कचौड़ियाँ दिखती हैं, तो हमें कचौड़ियाँ हो गई, और मेनली नत्थो यादव की लस्सी है। वो बड़ी फेमस है। अगर आप आकर के वो टेस्ट करना चाहें तो मैं लस्सी भी काफी फेमस है। हाँ, मथुरा में बहुत बहुत ज्यादा अच्छी, मतलब हम लोग स्पेशली ब्रजवासियों को हम लोग डेली पी सकते हैं, वो इतनी अच्छी है। स्पेशली नत्थो यादव की जो लस्सी है वो बहुत साल पुरानी है, और लोग आज भी वहाँ पे घड़े भर भर की लस्सियाँ पी जाते हैं। अच्छा, पूरा आधा लीटर 1 लीटर के घड़े होते हैं, वो भी पी जाते हैं लोग। तो वो इतनी ज़्यादा फेमस है। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखो, अगर आपको दर्शन करने हैं तो आप वृंदावन जाओ, सब कुछ घूम करके आओ, पर अगर आपको खाना खाना है एक्चुअली ब्रज का, तो आप मथुरा आओ। मथुरा में आकर के जो आपको मथुरा का जो फूड है ना, एक्चुअल पता चलेगा कि जो टेस्ट है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मथुरा के कचौड़ी हो गई, लस्सी हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे होली गेट पे छोले कुलचे मिलते हैं, वो भी बहुत फेमस है वहाँ के। और एक हाथरस वाले हैं, उनका पराठा मिलता है, जो बहुत बड़ा पराठा, सुना लग रहा है, बहुत बड़ा बनाते हैं, डीप फ्राइड पराठा होता है, वो भी बड़ा टेस्टी होता है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रीट फूड है जो टेस्ट करने चाहिए अगर आप दर्शन करने तो वृंदावन, और खाना भी ना खाना तो मथुरा हो। क्योंकि अभी वृंदावन में क्या है ना, बहुत ज्यादा टूरिज्म हो गया है, तो सारी चीजें इतनी अच्छे से वो प्रेजेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो अगर आपको मेन अच्छे से टेस्ट चाहिए प्रॉपर अच्छा वाला, तो आप मथुरा आओ और अब वो सारी चीजें एंजॉय करो, आपको प्रॉपर टेस्ट मिलेगा, सारी चीजें अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। अच्छा, वैसे पर्सनली पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब कहाँ पे खाना चाहिए मथुरा में खाना, अगर कभी खाना है तो? क्या क्या खाना है आपको बताओ? लाइक अभी कभी डिनर का मूड हो। डिनर का मूड हो तो बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, जैसे ब्रिजवासी रोयल का बहुत अच्छा है, ठीक है, और लाइक इलायरा कैफे करके है, वहाँ पे वो भी बहुत अच्छा है, और भी काफ़ी सारी जगह हैं। आपको सब जगह बहुत अच्छा फूड मिलेगा मथुरा में, आप जहाँ भी खाओगे। ट्रंक जो रूफटॉप कैफे अभी जो ओपन हुआ है, ट्रंक का मेरे ख्याल से गरीब पांडा ने करा है एक बार। हाँ, वो मेरे पास आया था, फिर मैं बिजी था उस टाइम पे, इसलिए उनको दे दिया। अच्छा, तो आपकी बातचीत है अगर हमें इन्फ्लुएंसर से? हाँ, ऑलमोस्ट, मतलब उस टाइम अच्छी बातचीत है। मतलब अभी एक बैक ट्रेवल्स करके अनुज है, हाँ, ठीक तो है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने अभी कैटरिंग की, हम लोगों ने शादियों की रील्स बनाना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मेरी और अनुज की रील्स काफी वायरल होती हैं। उनकी शादी वाली 2 रील हैं, हाँ, पिन करके रखी हैं, वायरल गई हैं। हाँ, बहुत वो उसकी और मेरी रील्स, मतलब शादी वाली, मतलब हमारी ऑलमोस्ट, मेरी जितनी भी मैंने वेडिंग की कंटेंट बनाया वो सब 10 मिलियन प्लस हैं। तो हमारी सारी रील्स वायरल होती हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि हम लोगों को पता चल गया है कि वो चीज़ें कैसे वायरल करनी है, लोगों को क्या चाहिए उन वीडियोस के अंदर,
कैसे हुक्स चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ हमको धीरे धीरे करके समझ तो में आ यार रही थोड़ा तो अपने ऑडियंस को बता सकते हो जो चीज़ें स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो लोग कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आना चाह रहे हैं? देखिए मेन तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप अगर कंटेंट बनाना चाहते हो, सारी चीजें, मेन गलती क्या करते हैं लोग कि पहले अपने आइडियाज पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो आप थोड़ा सा अच्छे, जितने भी अच्छे लोग हैं, आपकी जो नीश है, अगर आप फूड ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आप अच्छे फूड ब्लॉगर्स को देखना स्टार्ट करो। पहले आप उनको देखना, उनसे सीखना स्टार्ट करो कि वो कैसे एक्शंस कर रहे हैं, क्या अपनी हुक लाइंस रख रहे हैं। अगर आपने वीडियो के स्टार्टिंग में 3 सेकंड्स ऐसे होते हैं कि अगर उसमें आपने अच्छे अपने एफर्ट्स नहीं डाले, उसमें कुछ ऐसा नहीं बोला जो लोगों को क्लिक करे, तो आपकी रील को 2 मिनट में स्वैप कर देगा वो 1 सेकंड के अंदर। तो आपको हुक सबसे अच्छा रखना चाहिए अपनी वीडियो का, कि हुक मेरा क्या है वीडियो के अंदर। कुछ ऐसा रखो जो लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन हो, थोड़ा सा ऐसा सोचने पे मजबूर कर दे कि इस वीडियो में ऐसा क्या बोलने वाला है ये। अब वो होल्ड करें उस चीज, वो होल्ड कर दे उस चीज को। 3 सेकंड्स ऐसे होने चाहिए। अगर वो आपके पास में है तो वो आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। तो मेनली यही मैं बोलना चाहूंगा कि पहले लोगों को देखना और कॉपी करना स्टार्ट करें। कॉपी का मतलब ये नहीं होता कि जैसा उन्होंने किया है सेम ऐसा आप कर दो। 8-10 ब्लॉगर्स को निकालो, सारी चीजें उनसे सीखो और उनको थोड़ा थोड़ा अपने अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। जब आप थोड़ी बहुत रील्स इस टाइप से बना लोगे ना, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप नई चीजें आप अपने आप से जनरेट कर पाओगे। जैसे मेरी जो होली वाली रील वायरल हुई, उसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस नहीं था, वो किसी ने नहीं बनाई थी, वो किसी ने नहीं बनाई थी आज तक। पर वो चीज अपने आप क्लिक होना आपको स्टार्ट हो जाएंगी धीरे धीरे करके। जब आप एक चीज पे धीरे धीरे करके मेहनत करते रहोगे, लोगों से सीखते रहोगे, अपना कंटेंट बनाते रहोगे, थोड़ी सी सीखना और कॉपी में देखो अंतर होता है। आप अगर सेम उसको ऐसे के ऐसे उतार दे रहे हो तो वो एक कॉपी होता है, पर आप उससे चीज से कुछ सीख रहे हो, इंस्पायर हो रहे हो कि मेरे को एक्शंस ऐसे करने हैं, ये ऐसे करना है, फूड को टेस्ट करते समय ऐसे बताना है, किस चीज को कैसे प्रेजेंट करना है, तो आप उससे अच्छा प्रेजेंट कर पाओगे। तो लोगों को पहले अपने जो नीच के लोग हैं उनको देख करके उस टाइप की रील्स बनाना स्टार्ट करो। आइडियाज धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगे। मैं मानता हूं कि 10K तक आदमी को ऐसे ही करना चाहिए। 10K फॉलोअर्स तक, 10K 20-15K फॉलोअर्स अगर आपके तक नहीं हो जाते, तब तक आपको थोड़ा सा लोगों से इंस्पायर होकर के चीजें करनी चाहिए। फिर आपको खुद ब खुद आइडियाज आते चले जाते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। यार तो कभी डाउनफॉल भी तो आया होगा इन सब चीजों में, तो वो कैसे फेस, वो डाउनफॉल आया था, एक टाइम पे आया था। बीच में मेरे साथ में ऐसा हो गया था कि मेरी सारी रील्स मिलियन जाने लग गई थी। तो मैं डेली स्टोरी डाल देता था कि आज इस वीडियो पे 1 मिलियन आए, इस वीडियो पे 5 मिलियन आए, इस वीडियो पे 10 मिलियन आए। फिर धीरे धीरे करके वो चीज़ लोगों को थोड़ा सा वो भी पॉइंट आया कि व्यूज़ थोड़े से कम होने लग गए। बट मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोग मेरे से पूछते भी हैं कि भैया आप इतने ज़्यादा इंस्पायर कैसे रहते हो, आप कभी भी मतलब आप ये नहीं सोचते हो कि यार मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे तो छोड़ दूँ। तो मैं बस एक ही चीज़ सोचता हूँ कि एक कंटेंट क्रिएटर का जो काम होता है वो बस रील्स बनाना होता है। हमारा मेन काम है बस रील्स बनाना, वायरल ना जाना, वायरल जाना ना जाना, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। वीडियो जब तक एडिट हो रही है, जब तक आप उस पर फुल फोकस करो कि मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ, उसके बाद सब ऊपर वाला जाने। क्या पता वो चीज़ आपकी आपने कुछ ना सोचा हो। मेरी अभी एक वीडियो जो कैटरिंग की थी वो 91 मिलियन गई। मैंने तो सोचा ही नहीं था, 100-200K तक सोचा था कि 100 या 200K व्यूज आ जाएंगे, बस इतना हो सकता है। वो कहाँ की कहाँ पहुंच गई। तो आपको कुछ नहीं पता है कंटेंट क्रिएशन में कि कौन सी आपकी वीडियो आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। तो बस आपको मेहनत करनी है। तो यार अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आगे, मतलब मथुरा के अलावा और किसी सिटी को कवर करना है अभी सिर्फ मथुरा वृंदावन? यार देखो स्टार्टिंग में ना मेरे फादर ने जब ये चीज़ स्टार्ट करी थी तो उनको ये था कि यार मथुरा वृंदावन में कोई इस टाइप का काम नहीं कर रहा है तो तुम क्यों कर रहे हो। क्यों, उनको थोड़ा सा डाउट था कि भाई यहाँ पे चीज़ें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो मेरा मेन मोटो यही था स्टार्टिंग में कि यार अगर आपने अपनी सिटी को नहीं जीत पाए तो दूसरी सिटी में क्या जाकर के कर लोगे। और ऑलरेडी बाहर तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आपके यहाँ तो अभी कंपटीशन भी नहीं है, तो आप करने की कोशिश करो। मथुरा में इतना कंपटीशन अभी नहीं है फिलहाल। क्या पता आप सबसे पहले हो, क्या पता आप सबसे पहले अच्छे ब्लॉगर निकलो जो कि और लोगों को इंस्पायर कर पाओ अपनी जैसी चीजों के लिए। तो बस मेरा मोटो बस यही था कि सबसे पहले मुझे मथुरा वृंदावन को अच्छे से प्रेजेंट करना है, उसके बाद बाकी की सिटीज देखेंगे। मेरे पास अभी भी बाहर के बहुत सारे प्रमोशंस आते हैं, बहुत सारे कोलैबोरेशन आते हैं, बट मैं पहले प्रायोरिटी अपने मथुरा वृंदावन को रखता हूं। यार तो एक चीज़ और पूछनी थी मेरे को, जैसे कि लोग क्या करते हैं ना आजकल, अगर उन्हें कंटेंट बनाना है तो वो कहता है आईफोन जरूरी है, वो कहते हैं एंड्रॉइड में वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी, वो वीडियो की एकदम स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। तो आप कुछ बताना चाहेंगे उनको? यार मैं ये बोलता हूँ, देखो आईफोन जरूरी है, बिल्कुल मैं भी इस बात को मानता हूँ कि आईफोन जरूरी नहीं है कि आप शो ऑफ के लिए ले रहे हो तो वो एक गलत है। अगर आपको उससे रियल में काम निकालना है और आप पैसा कमाना चाहते हो या अपना कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट है, आप हर उस कंटेंट क्रिएटर को लेना जरूर चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि जो रील फॉर्मेट पे जो हमें क्वालिटी चाहिए होती है वो आईफोन से ही निकल सकती है।
और दूसरी बात रही उसकी, आईफोन से कंटेंट क्रिएशन बढ़िया तो हो सकता है, पर पैशन तो आपको पैशन के लिए किसी आईफोन की और किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन की ज़रूरत नहीं होती। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो एक एंड्रॉइड फ़ोन से ही स्टार्ट किया था, 7-8 हज़ार रुपये का कोई फ़ोन था, उसी से स्टार्ट कर दिया था। बट बाद में धीरे धीरे करके हमें लगा कि चीज़ें होनी चाहिए, तो तब ये मेरे पास में आईफोन आया। नहीं, जैसे कि आपने वो अभी स्टोरी बताई ना, वही वाली करेक्ट। हाँ, तो यार उसमें ये था कि मैं भी अपना एक एंड्रॉइड फ़ोन से अपना शूट कर रहा था। एंड्रॉइड फ़ोन से शूट करते करते फिर ये था कि 1-2 प्रमोशन मिलने स्टार्ट हो गए। तो उसमें क्या हुआ था कि मेरे को वीडियोस बनाने की नीड होती थी, तो उसमें मैंने किसी अपने दोस्त से कभी आईफोन मांग लिया। फिर उसके लिए, अब आईफोन एक ऐसी चीज़ होती है जो हर कोई अपना नहीं दे सकता, पर यार उस टाइम पे सच में दोस्ती की वैल्यू पता चली। मेरे दोस्तों ने उस टाइम पे 1-2 दोस्त इतने अच्छे थे, उन लोगों ने अपना आईफोन खुद से मेरे को दिया कि ले जा करके शूट कर ले, है ना। फिर उसके बाद में मैंने रात को, दिन में शूट कर रहा हूँ, सेम डे उसको वीडियो को एडिट कर रहा हूँ, अगले दिन उनका वापस आईफोन दे करके आ रहा हूँ। वो चीज़ वहाँ से स्टार्ट हुई। फिर एक टाइम पे आकर के एक दोस्त मिला करण नाम से, वो भी कैफ़े चलाता है, तो उसके यहाँ पे मैं एक ऐसी वीडियो बना रहा था नॉर्मल सी फ़ोन से, तब उससे मेरी थोड़ी सी फ्रेंडशिप हुई। और उसने फिर एक दिन मेरे से बोला कि यार तू अपना खुद का आईफोन क्यों नहीं ले लेता। तो मैंने कहा यार आईफोन के लायक तो अब 11th-12th का एक बच्चा है, उसके पास में इतना पैसा तो होता नहीं है कि एक 50-60 हज़ार रुपये बड़ी बात है काफी उस टाइम के लिए। और घर पे भी नहीं बोल सकता था। घर पे क्या बोलता कि मतलब मुझे रील्स बनानी है, पढ़ाई लिखाई फोन चाहिए इतना महंगा, वो भी, और उसके लिए फ़ोन चाहिए। उस टाइम पे आईफोन को कोई नहीं समझता था, तो उसके लिए उस टाइम पे उसने मेरी हेल्प करी। और यार उसने मेरे से खुद बोला कि तू अपना आईफोन ले ले, तो मैंने कहा यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तब वो उसने एक टाइम पे एक ऐसा आया कि वो खुद मेरे लिए आईफोन ले आया, नया आईफोन ले आया। उस टाइम पे आईफोन 13 बहुत क्रेज में चल रहा था, पर उसने कहा था मेरे दोस्त को कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, और वो उसने आईफोन 14 ला के दिया मुझे। अरे उसने आईफोन 14 मेरे लिए ला दिया। और उस टाइम पे ऐसा लग रहा था मेरे हाथ कांप रहे थे सच में उसे लेते समय। ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना बड़ा हथियार लग गया मेरे हाथ में, कि अब मैं क्या कर दूंगा इसमें। तो वो चीज़ मैंने वहाँ से सीखी, और भाई उसने मेरे को आईफोन दिया। उस टाइम पे मैंने फिर धीरे धीरे करके अपनी खुद की वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले किसी के साथ में ऐसे वीडियोस बनाते थे, फिर खुद की वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। वो चीज़ मेरे लिए, उस बंदे ने जो ट्रस्ट दिखाया वो मेरे लिए बहुत वो था कि अगर वो नहीं उस टाइम पे दिखाता तो शायद मैं ये चीज़ कर ही नहीं पाता। तो ऐसा मैं यही बोलूँगा कि यार कुछ दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, भले ही कम बनाओ पर बहुत अच्छे बनाओ। अच्छा यार, जैसे कि ना आपने बताया कि जैसे कि ना ये होता है कि स्मॉल टाउन जो होते हैं वहाँ पे लोग कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? कंटेंट क्रिएशन में देखो ये नहीं होता है, मैं यही बोलूँगा कि आपके पास में जो भी टूल है, आपके पास में जैसा भी मोबाइल है, जैसा भी जो भी टूल्स हैं आपके पास में, आप बनाना स्टार्ट करो। और कंटेंट क्रिएशन एक इतनी पावर है इस टाइम पे, मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप किसी भी जॉब करते हो या कोई भी काम करते हो, हर आदमी को एक बार कंटेंट क्रिएशन जरूर करना चाहिए। उसके लिए चाहे आप टीचर हो या कोई भी हो, आज आप देखो कितने बड़े बड़े टीचर्स को जानते हैं लोग इसी वजह से कि वो कंटेंट बनाते हैं, सोशल मीडिया पे हैं। तो सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, बस डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हो। हर चीज़ के 2 फेज़ होते हैं, एक अच्छा फेज़ और एक बुरा फेज़। तो आप उस चीज़ को किस तरीके से वो करते हो, वो आप पे बहुत डिपेंड करता है। सोशल मीडिया मैं आजकल देखता हूँ लोग मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या चीज़ों को ऐसा बना रहे हैं जो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल रही है सोसाइटी पे। तो आप हमेशा उस टाइप का कंटेंट बनाओ जो आपसे लोग इंस्पायर हों, लोग आने वाला जो यूथ है वो कुछ सीख सके। तो वो उस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए हमेशा। और जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं बस उनको यही बोलना चाहूँगा कि भाई थोड़ा सा देखना स्टार्ट करो लोगों को, और रियलिटी दिखाओ। रियलिटी भी दिखाओ। पर कुछ चीज़ें देखो ऐसी होती हैं कि जैसे अब फूड ब्लॉगिंग हो गई। फूड ब्लॉगिंग में हम लोग, जैसे मैं हूँ, मैं अपना सच बताऊँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि फूड ब्लॉगिंग में हम लोग किसी भी खाने को अच्छा बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं होता। वो सबके अपने ये होता है कि सबके अपने ऊपर होता है कि आप किसको अच्छा दिखाना चाहते हो, किसको नहीं। मेरा ये रहता है कि अगर आपका फूड आपके कैफे का एवरेज है तो मैं उसकी तारीफ कर सकता हूँ, ठीक है। बट अगर आपका फूड ऐसा है कि जो खाने लायक ही नहीं है, लो एवरेज है, बिल्कुल लो, तो वो मैं उनको साफ मना कर देता हूँ कि मैं शूट नहीं कर सकता। आप करते ही नहीं है? हाँ, फिर नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज़ हमें भी अपनी ऑडियंस को दिखाना अच्छा नहीं लगता कि वो चीज़ें नहीं जानी चाहिए। क्योंकि अगर वो वहाँ पे जाएंगे उनको टेस्ट बेकार लगेगा तो वो आपको ही गलत बोलेंगे, हम तो वहाँ से देख के आए थे भाई। थोड़े से रुपए के लिए हम लोग अपना ईमान तो नहीं बेच सकते। एक बीच में मैं आपको ये चीज़ और बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मतलब बैटिंग एप्स को प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। काफी लोग कर रहे हैं, सब इन्फ्लुएंसर बहुत सारे कर रहे हैं। बट मेरा ये था कि मैंने स्टार्टिंग से ही, मैं ब्रजवासी हूँ, मैंने सोच के रखा था कि मैं हार्ड ड्रिंक्स अपने पेज पे नहीं दिखाऊंगा। कोई भी नॉन वेज मेरे पेज पे कभी आपको नहीं मिलेगा।
कोई भी बैटिंग ऐप में नहीं मिलेगा। इवन अभी मेरे को 75,000 रुपीज का ऑफर भी आया था बैटिंग ऐप से, और वो लोग और भी ज्यादा देने को रेडी थे, बट मैंने उनको साफ मना कर दिया, क्योंकि इस टाइम पे जो हमसे जो छोटे बच्चे हैं या यूथ है वो इतना ज्यादा हम लोगों से इंस्पायर हो रहा है या उन चीजों पे उन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो मे भी अगर किसी का भी घर खराब होता है उस चीज से, तो ऐसा पैसा किसी काम का बहुत लोग करते भी है ना, बहुत सारे लोग करते हैं, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, बट मेरा अपना ये है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों से बहुत सारे लोग हमको देख रहे हैं। आज जितने भी फॉलोअर्स हैं उसमें से अगर 5-6 लोगों भी हमको देख रहे हैं, उस टाइप से हम अगर गलत इम्पैक्ट उनको दे रहे हैं, तो हमारा उस कंटेंट क्रिएशन का सब बेकार है। कोई किसी ने कर लिया, उसे आदत भी लग गई। एग्जैक्टली वही लगेगी आदत, तो लगेगी फिर इस चीज आप की। मानोगे नहीं, मेरा अभी चाचा का छोटा बेटा है, वो अभी ज्यादा एज का नहीं है, और वो किसी कंटेंट क्रिएटर को देखता है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो उसको देखता है और उसने एक चैलेंज लिया होगा कि मैं 2-3 दिन खाना नहीं खाऊंगा और मैं अपनी लाइफ दिखाऊंगा आपको, तो वो भी बिना खाना खाए बैठ गया। इतना गलत इम्पैक्ट जा रहा है लोगों पे। लोग कंटेंट बना रहे, लेकिन वो देख के नहीं बना, हमें क्या बनाना है, देख के नहीं बना रहे, बता नहीं रहे कि लोगों को क्या सीख, तुमसे लोग कितना इंस्पायर हो रहे हैं, उस चीज पे वो फोकस नहीं कर रहे। तो मेन उस पे फोकस करना चाहिए कि आप छोटी से छोटी चीज भी अगर डाल रहे हो, मैं अपनी स्टोरीज के थ्रू या रील्स के थ्रू जो भी डालता हूँ उसको बहुत ज्यादा देख करके सोच समझ के डालता हूँ, जिससे कि कोई भी गलत इम्पैक्ट लोगों पर ना जाए। यार तो आपकी जैसे रील होती है 1 मिनट की रील, आपके किसी की भी होती है, अगर 1 मिनट की रील होती है उसके पीछे के लोगों को मेहनत नहीं पता होती। लोगों को रील दिखती है, बस वो लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, शेयर कर देंगे, उसके पीछे की मेहनत लोगों को पता ही नहीं होती। एक कंटेंट क्रिएटर एक रील पे कितनी मेहनत करता है, अगर अच्छा कंटेंट क्रिएटर है तो, मैं किसी की भी नहीं बोल रहा। देखो वायरल होने को 17-18 सेकंड की या 12 सेकंड की रील भी वायरल हो जाती है, पर प्रमोशनल मेन जो मैं आपको बताता हूँ, जो प्रमोशनल रील्स होती हैं स्पेशली, उन पे इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है हमारा, लाइक हमको प्रॉपर 3-4 घंटे में शूट होता है हमारा, ठीक है। उसको आपको हर फूड को टेम्पटिंग दिखाना है, सारी चीज़ों को, इवन हमको ठंडा खाना भी पड़ता है, शूट के बाद में खाना ठंडा भी हो जाता है ना, तो वो भी सब हमको देखना पड़ता है। लोगों को बस ये लगता है कि यार ये तो फ्री का खा रहे हैं, फ्री का खा रहे हैं, लोग बोलते भी तो कमेंट में बोलते होंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये तो फ्री का खा रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता होता कि उसके पीछे उनका शूट की कितनी मेहनत होती है। वो सारा खाना जो होता है हमारा शूट के बाद ठंडा हो जाता है बिल्कुल, और ठंडा खाना कितना ज़्यादा खराब लगता है वो आपको भी पता है। तो उसके पूरे 3-4 घंटे का शूट हो गया, फिर उसके बाद में आप टायर्ड होके घर पे जा रहे हो, घर पे जाने के बाद में आप पूरा उसको वीडियो एडिट कर रहे हो, एडिटिंग है ना, पूरी वीडियो एडिट कर रहे हो खुद से। अभी जैसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ऐसे होते हैं जो खुद से करते हैं, लाइक मी, ठीक है, मैं खुद से करता हूँ सारी चीज़ों को, स्क्रिप्टिंग भी खुद से करनी होती है, आपको स्क्रिप्ट भी बनानी है उसके अकॉर्डिंग, फिर आपको वीडियो एडिट करनी है, उस पर वो पूरी कंबाइंड करनी है, पूरी रील जब रेडी हो जाती है उसके बाद में आपको क्लाइंट को भेजनी होती है फॉर अप्रूवल। उसमें फिर कुछ गलत हुआ वो फिर भेजेगा, सही करवाएगा। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो अप्रूवल के लिए दोबारा से आ जाएगी आपके पास में करेक्शन के लिए, फिर आपको दोबारा से करेक्ट करके देनी है वो रील, फिर वो उनको भेजनी है। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो दोबारा भी करेक्शन करवा देते हैं उसमें, तीसरी बार चौथी बार काफी होते होंगे ऐसे। फिर उसके बाद फाइनलाइज होकर के वो वीडियो डलती है वहां पे जाकर के, उस वीडियो एडिटिंग वगैरह प्रोसेस में करीब 7-8 घंटे का टाइम लगता है पूरा, ठीक है, वीडियो शूट और एडिट और स्क्रिप्टिंग वगैरह में पूरा सब मिल करके जब एक रील डलती है, उसके बाद में एक कंटेंट क्रिएटर की एक यही उम्मीद और एक होप होता है कि इस पे थोड़ी ये वायरल हो जाए, चल जाए। सही बात है। बट आपको एज अ कंटेंट क्रिएटर इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप उस सब मेहनत के बाद में भी एक भी उम्मीद ना लगाओ अपनी रील से, बस डाल दो कि होगा जो देखा जाएगा, तब अपने आप आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे एक टाइम पे आकर के। तो यार आपकी जो पहली वीडियो थी उस पर कितने व्यूज आए थे? पहली वीडियो मैंने अपने एक्चुअली बर्थडे पे बनाई थी। बर्थडे पे हम लोग, मेरा हर बार का रहता है कि मैं सुबह सुबह दर्शन करने जाता हूँ वृंदावन। तो मैंने इस्कॉन की सुबह पट खुले थे और उनकी वीडियो ऐसे ही पट खुलने की वीडियो डाल दी और उस पर छोटा मोटा सा कोई गाना लगा दिया, और वो वीडियो मेरी अराउंड 24 आवर्स में 10 के चली गई थी। अच्छा। हाँ, तो वो उस टाइम पे मुझे लगा था यार ये कुछ चीज है जो, वो तो खुशी लगी होगी, बहुत ज्यादा खुशी थी, मतलब वो बर्थडे गिफ्ट दे दिया था ठाकुर जी ने, ऐसा समझ लो, बहुत खुशी हो रही थी। अच्छा, इससे ये होता है ना कि मोटिवेशन आती है अंदर से ही कि यार इतने व्यूज आ गए तो अब कोशिश करते से ज्यादा आए। इस लाइन में ना देखो, मैंने ऐसा देखा, जो मैंने इस लाइन में मेरे को फील हुआ कि यार आपको एप्रिशिएशन जो होती है ना वो बहुत मैटर करती है। अगर कोई बोल दे आपने कोई चीज़ बनाई है, भले ही वो वायरल हो या ना हो, बट आपको एक बार बोल दे कि यार तनुज यार क्या वीडियो बनाई है यार, मजा उससे अलग ही, मतलब ऐसा फील होता है, वो बियॉन्ड द मनी और बियॉन्ड द एवरीथिंग होता है। या कोई मिल जाए कि भैया हम आपकी वीडियो देखते हैं, वो तो अलग ही फील होता है यार। मतलब लाइक कहीं पे भी जाता हूँ वहाँ पे लोग मिलते हैं, लोग फोटोज खिंचवाते हैं साथ में, तो पेरेंट्स भी साथ में कभी कभी होते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा प्राउड होता है उस चीज, मतलब वो पैसों से ज्यादा अच्छी चीज है, पैसे उस चीज को कभी भी वो नहीं कर सकते जस्टिफाई। तो यार जैसे कि मैंने आपकी कुछ वीडियोस वगैरह देखी थी फूड ब्लॉगिंग के ऊपर,
जहाँ पे अपना फूड का प्रमोशन करा था। कमेंट्स मैंने पढ़े थे, लोग कह रहे थे यार ये तो फ्री का खा रहा है, मजे से इतना महंगी महंगी चीजें फ्री में मिल रही हैं उसको खाने के लिए। उसके पीछे की डार्क साइड क्या होती है? डार्क साइड भाई देखो ये होती है, जब स्टार्टिंग में मैंने जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी थी फूड ब्लॉगिंग वगैरह, फूड ब्लॉगर्स मथुरा वृंदावन में इतने ज़्यादा नहीं थे, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था उस टाइम पे ये चीज़। तो उस टाइम पे बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ जब मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। कभी कभी तो हुआ नॉर्मल तबीयत ख़राब हो रही है, आप थोड़े बहुत मेडिसिन से ठीक हो जा रहा है, पर जब हम लोगों ने ये शादी वाली मेरी आपने रील्स देखी होंगी, उनमें मेनली क्या होता है कि हम लोगों को इतना ज़्यादा फूड वगैरह टेस्ट करना पड़ता है कि लाइक आप पहले ठंडा खा रहे हो, फिर गर्म खा रहे हो, फिर कभी खट्टा खा रहे हो, कभी मीठा खा रहे हो। वो सारी चीज़ें जब एक साथ जाती हैं ना, तो उसका ये साइड इफेक्ट ये थे कि मेरे को 3 बार फूड पॉइजनिंग हुई है। मतलब मैंने 3 बार डॉक्टर ने मेरे को साफ मना कर दिया कि आप कुछ बाहर का खा ही नहीं सकते, बट इवन फिर भी हम लोगों को वो चीज़ करनी पड़ती है, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, अपना कंटेंट बनाने के लिए। तो वो चीज़ बस हम लोग वही टेस्ट करते हैं। जब हम लोग कोई शादी में जाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं आप कितना खा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। केवल हम लोग वही खा रहे होते हैं जो आपको वीडियो में दिख रहा होता है, बस उतना ही, क्योंकि उतना ही पेट भर जाएगा, इतनी सारी चीजें खा रहे हैं, उतने से ही पेट भर जाएगा। और वो चीज़ भी हमारे ऊपर इतना ज़्यादा गलत इम्पैक्ट डालती है कि मेरे को काफ़ी बार मेरी तबीयत खराब हुई है, लाइक 3-4 बार मेरे को फूड पॉइजनिंग हुई है अच्छी खासी। तो डॉक्टर ने काफ़ी बार मना भी किया है, बट अभी ये बोल लो कि एक हैबिट बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो, वो चीज़ इतनी ज़्यादा हैबिचुअल हो गई है कि वो अपना थोड़ा सा कम इम्पैक्ट दिखाती है। बट फिर भी मैं जो नॉर्मल लोग हैं उनको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जाकर के पूरी शादी में कुछ भी खा लो, पर हमारा तो काम है तो हम लोगों को करना पड़ता है। अच्छा, वैसे पर्सनली जैसे आप शादी वगैरह की रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो प्रमोशन के बुलाते हैं कि आओ हमारी शादी का प्रमोट करो उसको? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, वो शादी के लिए नहीं होता, उसमें 2 कैटेगरी होती हैं। एक होता है कि कैटरिंग हमको प्रमोट करनी है, और दूसरा होता है कि हमको इवेंट प्रमोट करना है। अच्छा, अगर हम लोगों को कैटरिंग प्रमोट करनी है तो हम लोगों को मेन वही रहता है कि हम लोग मेन ऑडियंस को ऐसे लेकर के आए कि हम लोग देखो ये खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, उसको थोड़ा सा नेचुरल रखें। यहाँ पे ये था खाने के लिए। बीच में हम लोग एक पॉइंट ऐसा डाल देते हैं कि हम लोग ये जो कैटरिंग थी ये होस्ट करी थी इन्होंने, समझ गया, जिससे कि उनका प्रमोशन भी हो जाता है और हमारा काम भी हो जाता है। हाँ, और अगर इवेंट वाला होता है तो हम उसमें इवेंट वाला जो मेन, उसमें जो भी इवेंट हो रहे हैं, जो भी डेकोरेशन हो रही है या जो भी डीजे है या जो भी गेस्ट आ रहे हैं, वो सारी चीजें उसमें दिखाते हैं, जिससे कि उनका इवेंट दिख पाए कि हम लोग ऐसे करके इवेंट करते हैं। किसने करवाई है वो आप उसमें बीच में बोल देते हैं, वो बीच में या फिर लास्ट में, हम दोनों तरीके से कहीं भी बोल सकते हैं। तो अभी आप लोग जैसे अभी आप प्रमोशंस वगैरह कर रहे हैं, अभी आगे फ्यूचर प्लान्स और क्या है प्रमोशंस के अलावा? प्रमोशंस के अलावा लाइक अभी मैंने खुद यही सोचा कि अब खुद की जो मार्केटिंग एजेंसी है मैं हम लोग वही खोलेंगे साथ में मिल करके, और मेन प्रमोशंस वगैरह भी चलते रहेंगे साइड में। साइड टू साइड हम लोग ये भी करते हैं कि मतलब पेज हैंडलिंग वगैरह जो होता है, जैसे अगर आप कैफे ओनर हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अपने कैफेज वगैरह के अपने जो पेजेस होते हैं वो संभाल पाओ, तो वो सब लोग हम लोग मैनेज करके देते हैं आपको। सारे के सारे पेजेस वगैरह हो गए या कुछ भी उससे रिलेटेड जो वीडियोस वगैरह बनाएंगे वो आप ही बनाएंगे? वो सब हम लोग बना करके देते हैं क्लाइंट को। उनके क्राउजल्स होते हैं, उनकी स्टोरीज होती हैं। आपको बस अगर आप ओनर हैं तो आपको शाम को जाकर के ये चेक करना है कि आपके पेज पे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। बस आपको पैसा खर्च करना है और शाम को जाकर के ये देखना है कि पेज पे क्या चल रहा है, बाकी सब कुछ हमारी टीम संभालती है। और जॉब्स वगैरह का भी कोई प्लान नहीं है? नहीं यार, जॉब्स वगैरह के मेरे पास में काफी ऑफर आए थे बीच में, बट मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है, क्योंकि मैं उन बंदों में से हुई नहीं। मेरे को ये चीज भी रियलाइजेशन हुई कि मैं उन बंदों में से नहीं हूँ जो 9 to 5 जॉब करें, क्योंकि बाद में ना आप स्टिक हो जाते हो कि एक अपनी लाइफ के लिए कि मेरे को बस वही मैं कर रहा हूँ, वही करना है, सुबह जाना है, बस शाम को आना है, एक रेड साइकिल बन जाती है। एक चूहा सुबह जाता है, मेट्रो में घुसता है, शाम को निकल आता है वहां से। तो मुझे वो वाली लाइफ नहीं पसंद है। बहुत सारे लोगों को मे भी होगी, है ना, मोस्टली सबको होती है। हाँ, सबको होती है, पर मेरा ऐसा कोई वो नहीं है, मोटिव नहीं है। मेरे को जॉब नहीं करनी। पहले मेरा एक ड्रीम था कि मेरे को जॉब करनी है, अब मेरा ड्रीम है कि मेरे को जॉब नहीं करनी है। मेरे पास काफी सारे ऑफर्स आते हैं, बट मेरे को जॉब नहीं करनी, क्योंकि अपना बिजनेस करने में जो मजा है वो अपना कुछ और ही है। बाय द वे, मैंने थोड़ा सा और भी सोचा है फ्यूचर के लिए। मार्केटिंग एजेंसी के साथ साथ मैं खुद का अपना रेस्टोरेंट या कैफे भी खोलने वाला हूँ मथुरा में। अच्छा। तो क्योंकि इतने सारे फूड खा करके और इतने ज्यादा कैफेज वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह देख करके अपना खुद का ये पता चला है कि कहाँ क्या अच्छा है, कहाँ क्या आइडियाज वगैरह भी आ गए होंगे थीम्स वगैरह के लिए, कैसे हमको प्रमोट करना है, कैसे अपना कैफे चलाना है, रन कैसा करना है, ऑडियंस को क्या खाना पसंद है, कैसे खाना पसंद है, वो सारी चीजें, कौन सी स्टाइल चाहिए उनको, वो सब चीजें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है। तो इससे खुद का अपना कुछ निकाल करके दूंगा। उससे मुझे बहुत ज्यादा कुछ होप्स नहीं है, बस मेरा एक मन है उसको चलाने का। मेरा ये नहीं है कि मेरे को उससे मिलीनियर बनना है या कुछ भी ऐसा पैसा कमाना है बहुत ज्यादा। बस एक मन है कि मेरे को एक कैफे स्टाइल देखना है कि कैफेज कैसे रन होते हैं। अच्छा, एक चीज और थी, जैसे कि आप मथुरा का कंटेंट बनाते हैं, आपके जितने फॉलोअर्स हैं मे बी मोस्टली मथुरा के ही होंगे,
मथुरा अगर वृंदावन। कहीं बाहर के लोग आते हैं, जैसे किसी दिल्ली का ऑफर आया है कोई, तो वहाँ पे प्रमोशन करेंगे, तो उनको क्या बेनिफिट मिलता है इस चीज़ से? क्योंकि वहाँ की ऑडियंस तो आपके फॉलो में नहीं होगी मेरे ख्याल नहीं, से। पर सोशल मीडिया पे जहां तक मैंने अभी आगरा का भी मैंने कुछ टाइम पहले किया था, तो मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि मेरी जो ऑडियंस है 70 to 80% ऑडियंस जो है मेरी मथुरा वृंदावन की है। बट इवन वो भी रील्स वायरल हुई है मेरी सारी की सारी। अच्छा। हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपके कंटेंट में दम है और आपकी चीजों को आप अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो, तो बाहर का तो भी बाहर भी जाती है वो चीजें की सारी। तो वो आप कहीं से भी कुछ भी प्रमोट कर सकते हो। बट इवन जितने भी मेरे पास में प्रमोशंस आते हैं, मैं ये कोशिश करता हूँ कि अगर सेम डेट्स पर है तो मैं अपने पहले मथुरा वृंदावन को प्रायोरिटी दूं, बाद में मैं दूसरी सिटीज का करूं। और अगर मैं फ्री हूँ उस टाइम पे तो मैं अदर सिटीज भी जाता हूँ। यार आप इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, आप यूट्यूब पे भी पेज आपका को नहीं है यूट्यूब वगैरह पे? नहीं, मेरा पेज अभी यूट्यूब पे नहीं है। उसका रीज़न मेन ये था कि मैंने अपना माइंड में ना अपने आप को थोड़े से टारगेट्स देता हूँ मैं। तो मैंने मेनली मैं अपना टारगेट दे रखा था कि लाइक मेरे 50 के फॉलोअर जब हो जाएंगे तब मैं थोड़ा सा सोचूंगा कि मेरे को यूट्यूब पे भी जाना है। अच्छा। क्योंकि उसका मेन रीज़न ये होता है कि आप ये देखो कि पहले जो आदमी आजकल के जो लोग हैं ना, उनका पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा खत्म हो गया है। आप ये देखो कि आप सुबह कोई भी उठ रहा है, आपने यूट्यूब कब लास्ट टाइम देखा था? नहीं याद है ना। बट आपने रील स्क्रॉल कब करी थी? आपको खूब अच्छे से याद होगा, 1 घंटे पहले। हाँ, क्योंकि आज का यूथ इतना ज्यादा इससे ज्यादा एडिक्टेड हो गया है कि सुबह उठ रहा है तो ये कर रहा है, दिन में जा रहा है तो ये कर रहा है, हाँ, इवन बाइक चला रहा है तो ये कर रहा है, और रात को सोते समय भी ये करके सो रहा है। ठीक है, तो उसकी उंगली ये चलने लग गई है। तो मेन क्या हो गया, आदमी का पेशेंस लेवल खत्म हो गया है। पहले लोग ज्यादातर क्या करते थे, मूवीज वगैरह में इंटरेस्टेड होते थे, आज भी होते हैं, बट रेशियो कम होता जा रहा है। रील्स पे ज्यादा स्विच हो रहे हैं हम लोग। रील्स पे स्विच हो रहे हैं, उसका रीजन ये है कि पेशेंस लेवल खत्म हो गया है। उसको कम टाइम में बहुत ज्यादा मजा चाहिए। सही बात है। उसको कम टाइम में बहुत ज्यादा मजा चाहिए। आप आदमी के पास में इतना टाइम ही नहीं है कि वो 3 घंटे की मूवी देखे और क्लाइमैक्स के लिए वेट करे। आजकल आपको 30 सेकंड की रील में मिल जाएगा क्लाइमैक्स, मिल जाता है। वो सारे क्लाइमैक्स ही तो हैं जो आप रील्स देख रहे हैं। तो मेन यही पॉइंट है, आदमी का पेशेंस लेवल खत्म होता जा रहा है। तो मेन यूट्यूब बहुत अच्छा है, यूट्यूब आपको लॉन्ग टाइम के लिए बहुत अच्छा है। पर अगर आप लॉन्ग टाइम कंटेंट बनाना चाहते हो तो पहले आप अपना एक मार्केट में जाकर के अपनी एक फेस वैल्यू बनाओ, जिससे कि आप, अगर अब मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा तो मैं पूरी की पूरी ऑडियंस को एक बार मैं उस पर ले जाऊंगा, और वो मेरे को अच्छे से रिस्पॉन्स आएगा उस पर निकल के। क्योंकि मेरे काफी सारे दोस्त उस टाइम पे ऐसे थे जो 6-6 7-7 साल से यूट्यूब कर रहे थे, और उनको उनका नेबर भी नहीं जानता, उनका पड़ोसी भी उनको नहीं जानता कि ये कौन है और ये क्या करता है और क्यों करता है। सबसे बड़ी बात तो क्यों कर रहा है। इंस्टाग्राम पे एक्टिव ज्यादा है, मतलब इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा यूथ एक्टिव है। तो मेनली मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहता है तो वो पहले इंस्टाग्राम से स्टार्ट करे, शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट करे, फिर लॉन्ग टर्म पे स्विच होता जाए। अच्छा, जैसे स्टार्ट करना तो यूट्यूब पे भी तो शॉर्ट डाल सकते हैं? हाँ, यूट्यूब पे भी डाल सकते हो, बट यूट्यूब मेनली लॉन्ग कंटेंट वाला गेम है, लॉन्ग कंटेंट वाला। हाँ, मेनली ये है। तो अगर किसी को स्टार्ट करना हो तो लाइक वो इंस्टाग्राम से स्टार्ट करे अपना? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी सबका अपना अपना अलग अलग हो सकता है। तो हाँ, जैसे कि आपने बताया कि इंस्टाग्राम पे रील्स वायरल जाती हैं, मतलब एक्टिव है यूथ, तो इसकी कोई टाइमिंग्स भी होती हैं कि कुछ टाइम पे डालना चाहिए कौन सी रील? टाइमिंग यार देखो, पहले तो ये बात है कि मैंने हर टाइम पे कंटेंट डाल के देख रखा है, तो आपका कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं होती है कि आप कभी भी डाल सकते हो रील्स। तो पर मैं पर्सनली आपको प्रोसेस अपना थोड़ा सा समझाता हूँ। एक माइंड थॉट है कि आप ये सोच के देखो कि आप मेनली स्क्रॉल कब करते हो? जब सुबह उठते हैं तब। जब सुबह उठते हैं तब, और रात में बेड पे जाते हैं तब। दिन में आदमी मोस्ट ऑफ द केस में बिजी रहता है। आदमी कहीं अपना वर्किंग प्रोसेस में है या फिर कहीं जा रहा है या कुछ भी जा रहा है, तो उसके पास में इतना टाइम नहीं है कि आपकी वीडियो को रोक करके कमेंट करे। सही बात। या कोई भी अपना थॉट प्रोसेस उसके ऊपर रखे। तो मेनली मैं ये सोचता हूँ कि आपको या तो अर्ली मॉर्निंग डालना चाहिए अराउंड 9 या 10 बजे करीब, या फिर आपको शाम को 6-7 बजे के आसपास रील डाल देनी चाहिए। बच्चे भी लोग कॉलेज वगैरह से आ जाते हैं तब वो रील्स, हर आदमी उस टाइम पे बेड पे होता है, तो अपना आराम से वो रील स्क्रॉल कर रहा है, आपकी रील को एंजॉय कर रहा है, देख रहा है उसने क्या डाला है, कैसे डाला है। तो मेनली मेरा यही रहता है कि मैं शाम को, मोस्ट ऑफ द केस में शाम को रील डालता हूँ अपनी, क्योंकि शाम को मोस्ट ऑफ द केस में यही होता है कि लोग एक्टिव ज़्यादा होते हैं शाम के टाइम पे। बाकी ये है, मेरा मानना ये है कि मैंने कुछ रील्स ऐसी भी हैं जो रात को 11-11, 12-12 बजे भी डाली हैं। अच्छा, 1 बजे भी डाली है, इवन 2 बजे भी डाली है, तो वो रील भी वायरल हुई है। क्योंकि इस टाइम पे आदमी सोता ही बहुत लेट है, और उसका जो ब्रेन होता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव ही रात को 11-12 बजे के आसपास होता है। उस टाइम पे आदमी एकदम रिलैक्स होकर के आपका कंटेंट देख रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है उसको। तो यार एज अ करियर हम इसको चीज को देख सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन को, किसी को करियर बनाना उसके अंदर? हर चीज को देखने का ये नजरिया होता है कि आप उसके लिए पैशनेट कितने ज्यादा हो।
तो अभी इस टाइम पे मैं ये बोलूंगा कि आने वाले टाइम पे इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा क्रेज होने वाला है। आप ये देखो ना, कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, सौरभ जोशी वगैरह हो गए या और भी इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफस्टाइल पूरी चेंज करके रख दी, पूरी बहुत ज़्यादा चेंज कर रख दी। अगर मैं ये मानता हूँ कि मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप जॉब की प्रिपरेशन मत करो या जो भी काम है आपका मत करो, बट आप उसके लिए कितने ज़्यादा पैशनेट हो। जैसे सौरभ जोशी की मैंने जब जर्नी देखी थी तो आज उसको अराउंड 6 साल करीब हो गए, उन्होंने बताया था अराउंड इतना हो गया टाइम। कोरोना के टाइम से बना रहे हैं उन्होंने, इतना टाइम हो गया। और उसके बीच में उन्होंने अराउंड, अगर इनको काउंट करें तो 2100 दिन होते हैं करीब, तो उन्होंने अपने पेज पे 2100 व्लॉग्स डाल रखे हैं। एक भी दिन का उन्होंने गैप नहीं लिया। तो अगर आप उसके पीछे इतने ज्यादा पैशनेट हो, इतने ज्यादा पागल हो उस चीज के लिए, और वो आज भी बहुत सारे एडिटर्स को हायर कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा नहीं करते, पर वो खुद ही आज भी करते हैं। मैंने एक चीज और देखी है, सौरभ जोशी ब्लॉग में थंबनेल कभी नहीं होता। एग्जैक्टली, क्योंकि वो उस चीज से रिलेटेबल होता है। वो चीज आप रिलेट जब भी करेगा आदमी कि जब उससे आप उसको नेचुरल रखोगे। वो बिल्कुल नेचुरल लगते थे, नॉर्मल सी उनका घर था और उसमें नेचुरल अपनी लाइफस्टाइल दिखाना कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। आजकल दो ही चीजें रह गई हैं, या तो आप पे डिपेंड करता है, या तो आप कंटेंट को कंज्यूम करने वाले बनते हो या कंटेंट क्रिएट करने वाले बनते हो। तो इट्स अप टू यू कि आपको बनना कैसा है। या तो आपको ये देखने वाला बनना है या आपको ऐसा बनना है कि दुनिया आपको देखे। दोनों चीजों में फर्क है। तो यार आपको कैसा लगा हमारे आज के बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इट्स माय फर्स्ट पॉडकास्ट और सच में मजा आ गया आपसे बात करके। हमें भी बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। तो दोस्तों ये कहानी थी गाय फ्रॉम मथुरा की, जिन्होंने अपनी पूरा स्ट्रगल, अपनी जर्नी पूरी डिस्क्राइब करी यहाँ पे। तो अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं इसी के साथ नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के संग में।